Hi everyone, we are continuing with the chapter 5, Democratic Resurgence, and in this chapter we are going to study the ideologies of different thinkers. Prior to this, we have studied the ideology of Jayaprakash Narayan and Ram Manohar Lohia, and the ideology of Jayaprakash Narayan was about the total revolution, and the ideology of Ram Manohar Lohia was about the new socialism. So now we are going to focus on Deen Dayal Upadhyay and integral humanism. So what is the meaning of integral humanism and how the Deen Dayal Upadhyay expressed his opinion about that. The topic is just telling the details about that. So we are going to introduce the topic right now, that integral humanism kya hai, what is humanism. So integral humanism was a set of concept drafted by Deen Dayal Upadhyay. So इंटीग्रल जो ह्यूमनिज्म की बात है उसको ड्राफ्ट किया पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने, एंड हु वाज ही, एंड ही वाज अ पर्टिकुलर सोशल एंड द पॉलिटिकल रिफॉर्मर आल्सो, एंड ही प्रेजेंटेड द फिलॉसफी ऑफ भारतीय जनसंघ. देखिए आप, एज अ पॉलिटिकल प्रोग्राम, और उन्होंने इसको एज अ पॉलिटिकल प्रोग्राम प्रेजेंट किया. किसका पॉलिटिकल प्रोग्राम? भारतीय जनसंघ का, विच वॉज द प्रायर इंस्टीट्यूशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी. So it was the program of and adopted in 1965 as the official doctrine of the जनसंघ. 65 में जनसंघ के ऑफिशियल डॉक्ट्राइन के रूप में प्रेजेंट किया दीन दयाल उपाध्याय ने किसे? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को. एंड इट इज़ द ऑफिशियल फिलॉसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी इज नाउ द कन्वर्टेड पार्ट ऑफ जनसंघ. भारतीय जनसंघ नाम था इसका, नाउ इट इज कन्वर्टेड टू भारतीय जनता पार्टी, एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज द फिलॉसफी, ऑफिशियल फिलॉसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी. सो टिल नाउ अभी आपने समझा कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है वो कंसेप्ट ड्राफ्ट किसने किया? दीन दयाल उपाध्याय ने, एंड इट वॉज ड्राफ्टेड एज द पॉलिटिकल प्रोग्राम and adopted in 1965 as the official doctrine of the जनसंघ, and it is also the official philosophy of भारतीय जनता पार्टी. ये भारतीय जनता पार्टी की official philosophy है. Then it aims to appeal to broad sections of Indian society by presenting an indigenous economic model. अभी क्या कर रहा है? ये एक broad sections of Indian society by presenting an indigenous economic model. एक ऐसा इंडिजिनियस इकोनॉमिक मॉडल जो सभी की इक्वालिटी बेस्ड होगा, दैट पुट्स द ह्यूमन बीइंग एट द सेंटर स्टेज. जिसमें क्या होगा? द इकोनॉमिक मॉडल में क्या होगा? द ह्यूमन बीइंग होंगे वो, दैट दे विल बी ऑन द सेंटर स्टेज. दिस विल बी द क्वालिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल, दैट वाज द इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. सो हम अब देखिए दोबारा किसने प्रेजेंट किया? दीन दयाल उपाध्याय ने किया. कब किया? 1965 में किया. कैसे किया? एज एन आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनसंघ किया, डॉक्ट्राइन ऑफ, और अभी वो ऑफिशियल फिलॉसफी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है. तो किस पे ये एम कर रहा है? इट एम्स टू अपील टू ब्रॉड सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी. अब ब्रॉड सेक्शंस मतलब लोगों तक, हर व्यक्ति तक इसका प्रॉफिट पहुंचे. हर पर्सन, द पर्सन, एवरी पर्सन शुड गेट द बेनिफिट ऑफ दैट. सो ब्रॉड सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय प्रेजेंटिंग एन इंडिजीनियस इकोनॉमिक मॉडल. और एक इंडिजीनियस इकोनॉमिक मॉडल है, क्या करेगा? पुट्स द ह्यूमन बीइंग एट द सेंटर स्टेज. जिसने ह्यूमन बीइंग के प्रिविलेज को सबसे पहले रखा. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपल, जो लोग हैं, दे शुड गेट द प्रिविलेज ऑफ बीइंग द ह्यूमन बीइंग. So it is according to that, and according to Upadhyay, the primary concern in India must be to develop an indigenous economic model that puts the human being in center stage. अब उन्होंने क्या कहा कि ये according to दीन दयाल उपाध्याय किसका कंसर्न क्या है? इसका कंसर्न ये है कि एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जो है वो क्रिएट करना जो कि लोग जो हैं उसमें सेंटर स्टेज पे हो और लोगों के वेलफेयर के लिए हो. सो अगर हम इसके फीचर्स को देखें कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल, इफ वी सी द फीचर्स ऑफ द मॉडल, देन वी विल बी एबल टू नो कि इट इज अपोज्ड टू बोथ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड मॉडर्न सोशलाइजेशन. अब ये क्या कर रहे हैं कि किसके अपोज करते हैं? ये वेस्टर्नाइजेशन के अपोज है, वेस्टर्नाइजेशन के अपोज कर रहा है, एंड इट इज ऑल्सो अपोज टू द मॉडर्न सोशलिज्म. अब ये जो मॉडर्न सोशलिज्म है उसके भी अपोज है. सो इट इज not promoting westernization and modern socialism. It is the main feature, and
थ्रू वेलकमिंग द वेस्टर्न साइंस। अब ये क्या कर रहा है कि इन सब मॉडल्स को तो डिनाई कर रहा है और एक्सेप्ट किसको कर रहा है, वेस्टर्न साइंस को, वेस्टर्न साइंस। It means if we are going to get the privilege from the West, so we should get that knowledge and that should be good for our Indians, but we are not in favor of westernizing Indian society or adopting the modern socialism. Then it seeks middle ground between the capitalism and socialism. अब क्या कर रहा है ये कि कैपिटलिज्म और जो सोशलिज्म है उसके मिडिल ग्राउंड की बात कर रहा है, ना तो हम एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट बने और ना ही सोशलिस्ट। सो इट इज टॉकिंग अबाउट द मिड पार्ट बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड द सोशलिज्म। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रल ह्यूमनिज्म विच द कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय दीनदयाल उपाध्याय, हु वॉज द फिलोसफर ऑफ भारतीय जनसंघ, जो कि भारतीय जनसंघ के फिलोसफर रहे। एंड व्हाट इज इट, इट इज अ पॉलिटिकल प्रोग्राम एंड अडॉप्टेड इन 1965 एज द ऑफिशियल डॉक्ट्राइन ऑफ द जनसंघ। It is also the official philosophy of Bharatiya Janata Party. It aims to appeal to broad sections of Indian society. ये broad sections को represent करता है कि क्या करता है ये कि जो human being है उसको हम center stage पे रखें. So main focus should be given to the human beings only. And according to उपाध्याय क्या कहता है, primary concern इंडिया का क्या होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक मॉडल है, इंडिजिनस इकोनॉमिक मॉडल है, उसमें ह्यूमन बींग को सेंटर में रखा जाए। अब अगर हम उसके फीचर्स की बात करते हैं तो नंबर 1 फीचर क्या कहता है, इट वॉज अगेंस्ट द वेस्टर्नाइजेशन। एज यू कैन सी भारतीय जनता पार्टी के अगर हम एजेंडे की बात करते हैं और वी सी द पीपुल पर्सनली, देन वी कम टू नो कि दे आर जस्ट अगेंस्ट द वेस्टर्नाइजेशन एंड द मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड नॉट इन दैट सेंस व्हेन वी आर गोइंग टू just copy with them and when it is creating unemployment or it is going to spoil our traditions, in that case they are opposing that. Still they are appreciating western sciences, they are appreciating western sciences. Even our prime minister used to go to other countries and if he is finding, because he is also of BJP, so if he is finding some good technique there, so he wanted to adopt the same here also. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेस्ट से जो अच्छा है उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे, वी विल अडॉप्ट, बट टोटली इफ वी आर गोइंग टू फॉरगेट आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन, दैट इज नॉट एप्लीकेबल, दैट शुड नॉट बी लाइक दैट। एंड हेयर नंबर 2 फीचर क्या है इसका कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच की बात करता है, जो मिडिल पाथ को क्रिएट करे कि वी शुड नॉट बी एक्सट्रीमिस्ट, हम कैपिटलिस्ट भी ना हो, हम सोशलिस्ट भी ना हो, उसका एक जो मिड पाथ है हम उसको अप्लाई करें। So this was the ideology of Deendayal Upadhyay. Later on we will see in more details about the various features and the details of the particular topic, and you will come to know how it was implemented in India and how BJP is present time is running through the particular ideology, कैसे इसको adopt कर रही है, कैसे run कर रही है। So this was the starting of the topic, it was the introduction. So you all need to read the notes whatever I am going to send you, because the topic is not there in your book. आप उन notes को read करेंगे, whatever I have written on the blackboard you have to read it now and you have to revise it. आपको clear होना चाहिए, there should be proper difference between the ideologies of Jayaprakash Narayan, Ram Manohar Lohia or Deendayal Upadhyay. So in such a way you will be able to understand the difference also, because question can come in that form कि what is the difference between the ideology of Deendayal Upadhyay and Ram Manohar Lohia. So you have to be very clear about the doctrines and the features of their ideology. So if the question is coming in that sense, so you can differentiate easily. आप उसको easily differentiate कर पाए. So this is the starting. Then next part we will just study more about on what particular part they emphasized and what were the features of that, and gradually you will come to know how the BJP is running according to the ideology of Deendayal Upadhyay and why he is has got so much importance there, and so many other things we are going to discuss in the next topic. Meanwhile, do revise and do just learn the topic. And one more thing, do note down in your copy as the topic is in your not in your book. आप उस topic को note down कर लीजिए. Question can come in any form, so you have to be able to answer from wherever the question is coming. आपको उसका आंसर आना चाहिए. So do prepare accordingly, do revise. Thank you so much.